नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बंगाल चुनाव में इतना वोट पड़ा जितना हिंदुस्तान में कभी नहीं पड़ा। ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। 152 सीटों पर इतनी वोटिंग हुई है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। फर्स्ट फेज में बंगाल की 16 जिलों की 152 सीटों पर 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अलीपुरद्वार में 90% से ज्यादा वोट पड़े, बांकुड़ा में 91% से ज्यादा, बीरभूम में 93% से ज्यादा, कूच बिहार में 94% से ज्यादा, दक्षिण दिनाजपुर में करीब 95% वोट पड़े हैं, दार्जिलिंग में करीब 88%, जलपाईगुड़ी में करीब 93%, झारग्राम में करीब 92%, कलिम्पोंग में 83%, मालदा में 92%, मुर्शिदाबाद में करीब 93%, पश्चिम बर्धमान में 89%, पश्चिम मेदिनीपुर में 91%, पूर्वी मेदिनीपुर में 90%, पुरुलिया में 89% और उत्तर दिनाजपुर में 92% वोटिंग हुई है। तो क्या नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी पब्लिक ने सच कर दी है? आज नरेंद्र मोदी ने सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर बंगाल चुनाव पर क्या सर्वे रिपोर्ट दी है, ये आपको दिखाते हैं। अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। बंगाल में वोटिंग 90% के पार। क्या फर्स्ट फेज में ही मोदी पहुंचे 100 के पार? क्या सेकंड फेज के बाद 4 मई को बंगाल में मोदी बनवा देंगे बीजेपी की सरकार? क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले फर्स्ट फेज में ही दी गई हार? नरेंद्र मोदी को पहले चरण में ही बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट मिल गई है। गुरुवार को मोदी ने खुद बंगाल की सियासी पिच पर उतरकर 23 अप्रैल का सर्वे कर लिया है। जिस वक्त मोदी हावड़ा में रोड शो कर रहे थे, उस वक्त भी बंगाल की 152 सीटों पर लंबी लंबी कतारें लगी थी। वोटिंग भी ऐसी वैसी नहीं, बम्पर वोटिंग, जिसने 2021 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो क्या बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मतलब ये हुआ कि मोदी ने पहला चरण 80% सीटों के साथ जीत लिया? ये परिवर्तन की आंधी है। गांव गांव बोल रहे हैं, गली गली बोल रहे हैं, स्त्री पुरुष सब बोल रहे हैं, युवा बुजुर्ग सब बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। प्रचंड विजय मिली है। जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। 2021 में बंगाल चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटर टर्नआउट 80% था। 2021 में बंगाल का टोटल वोटर टर्नआउट 82.30% था। लेकिन इस बार तो बंगाल के पहले फेज ने ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले चरण में ही वोटर टर्नआउट 90% का ग्राफ क्रॉस कर गया। 152 सीटों पर यह ग्राफ कैसे बढ़ा, ये भी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देखिए, सुबह 9 बजे 18.76%, सुबह 11 बजे 41.11%, दोपहर 12 बजे 62.18%, दोपहर 3 बजे 78.77% और शाम होते होते ये ग्राफ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, 90% का ग्राफ क्रॉस कर गया। तो क्या पहले चरण में बम्पर वोट पड़ना इस बात का संकेत है कि मोदी बंगाल का पहला टेस्ट जीत चुके हैं, 100+ सीटें क्रॉस कर चुके हैं और मेजॉरिटी के लिए बाकी बची सीटें दूसरे चरण में जीतकर 4 मई को पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने हिंट तो कुछ ऐसा ही दिया है। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। आज पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह बंगाल की महिलाओं ने, बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान ये साफ साफ दिखा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। ठीक 10 दिन बाद जब वोटों की गिनती होगी तो मुझे विश्वास है हर तरफ कमल ही कमल खिला होगा। मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा, खास करके मेरे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनको कहूंगा, बंगाल की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है, सही समय है। दीदी की पार्टी ने कोशिश तो बहुत की, कई जगहों पर वोटिंग में खलल डालने की कोशिश की। साउथ दिनाजपुर में बीजेपी के कैंडिडेट पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आसनसोल में बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। मुर्शिदाबाद में टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच झड़पें हुई। सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। मुर्शिदाबाद से लेकर कूच बिहार तक ईंट पत्थर लाठी थप्पड़ सब चले। लेकिन इस बार पहले चरण में टीएमसी के गुंडों की एक न चली, कुछ जगहों पर उन्होंने जरूर माहौल खराब कर दिया। लेकिन इस बार बंगाल का वोटर बिना डरे बिना सहमे पोलिंग बूथ पर पहुंचा था, परिवर्तन के इरादे से पहुंचा था, दीदी की सरकार को पलटने के इरादे से पहुंचा था। हर बूथ पर 100 में से 80 की राय एक जैसी ही थी। पहले चरण की 152 सीटों पर मोदी की कितनी जबरदस्त लहर थी, ये देखने और समझने के लिए आपको सीधे वोटर की बातें सुननी होंगी। इन बातों से ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस बार बंगाल में क्या होने जा रहा है, दीदी को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। बदलाव होना चाहिए, सरकार बदला है और मोदी के बदल पड़ेगा बदल करना पड़ेगा, सरकार बदल पड़ेगा, सरकार बदला ही है, कमल खिलेगा। हाँ, एक ये कमल खिले मस्ट होगा। यहाँ पे बीजेपी चल रहा है, सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं। बीजेपी और मोदी दादा के चाहिए, मोदी दादा के चाहिए मेरा। ऐसा बीजेपी आएगा। हाँ, मैं बदला देख रहा हूँ। पलटाना दरकार, बदलाव चाहिए, मोदी सरकार परिवर्तन चाहिए, अच्छा चाहिए। दादा मोदी जी है बैठे हुआ। बदल आ सकता है, लग रहा है बदला आएगा। मैं भी चाहती हूँ इस बार बदलाव आए, बीजेपी आए इस बार। महिला का वोट परिवर्तन लाएगा ना, चेंज इज एसेंशियल। बदलाव हो, पार्टी तो पार्टी करबे, हमारा परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन कल आना जरूरी है। एकदम कुछ सफाई है। मोदी जी आएगा। माहौल तो गर्मा गर्मी का है, बंगाली का तो ममता है, लेकिन बीजेपी का लग रहा है। माहौल तो परिवर्तन चाहिए, এখন देखते क्या होता है। एक बार तो देना ही पड़ेगा, पड़ेगा। हाँ, एक बार तो एसआईआर हो गया ना, एक बार तो वोट तो परिवर्तन चाहिए। अभी तो पलटाना चाहिए, परिवर्तन चाहिए हम लोग
परिवर्तन चाह रहे हैं। उन्नयन तो चाहिए, मेदापुर का परिवर्तन चाहिए, सिंडिकेट राज बंद होना चाहिए। शायद कुछ चेंजेस के वो आया है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, इसीलिए हम इधर आए हैं। कुछ सही नहीं है, वो ठीक करने के लिए हम इधर आए। वेस्ट बंगाल का माहौल पूरे इंडिया को पता है। बीजेपी सरकार बनेगा आपकी बात, लेकिन कलर पलटा रहा है। पलटी होना चाहिए, सरकार पलटी होना चाहिए। उन्नयन होगा देश का। मुझे बदलाव चाहिए। देखिए नथिंग इज परमानेंट, सो चेंज तो एक बार तो होना ही चाहिए। अभी नया उन्नयन हो, इसलिए हम लोग वोट डालें। परिवर्तन के लिए कोई परिवर्तन हो जाए वेस्ट बंगाल में, कुछ अच्छा हो, इस चक्कर में वोट दे रहे। परिवर्तन हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। परिवर्तन उसके लिए हम लोग 5 साल थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। कोई परिवर्तन आएगा। अभी चेंज करना है, बहुत जरूर, बहुत जरूरी। हाँ, ऑब्वियसली युवा को वही चाहिए, बदल चाहिए। हम वेस्ट बंगाल में ऑब्वियसली जो अभी तक चल रहा है 15 साल से, उसका बदल चाहिए। परिवर्तन आना चाहिए। सभी बोल रहे हैं बदलना है, बहुत अच्छी पाल्टानो दरकार, बदलना है, बदला चेंज होगा। আমার মতে এইটুকুটা পাল্টালেই হবে। मुझे तो उम्मीद है जो परिवर्तन हो। हम लोग तो कुछ और चाहते होंगे ना, बदलाव तो जरूर चाहते हैं। ये सरकार बदले, दूसरी सरकार है, बीजेपी अच्छी है। चेंज होले হবে। क्या सोच के निकली बदलना चाहती हूँ, चेंज करना, बदलाव करना। कुछ चीजें हैं जो चेंज करना जरूरी है। चेंज करने को जरूर चाहिए, चेंज करने का ऑब्वियसली चेंज ही हो। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। होना चाहिए चेंज, एकदम से बहुत बढ़िया चेंज चाहिए। एकदम से जो भी हो अच्छा हो। मैंने अभी चेंजेस बहुत जरूरी है। देखिए चेंज होना भी चाहिए, तुरंत नया, कुछ नया यूनिक है, पूरे स्टेट पे तो चाहिए। अच्छा, चेंज करना है। आई थिंक इस बार एक बार चेंज वी आर एक्सपेक्टिंग। পরিবর্তন তো দরকার ছিল। परिवर्तन को करने के लिए तो है, परिवर्तन तो जरूर है ही ना। परिवर्तन तो होती है। चेंज हो सकता है बहुत। हाँ, चेंज हो सकता है। स्टेट में हो सकता है। चेंज कर ले चेंज। परिवर्तन आना चाहिए। फॉर नहीं, परिवर्तन चाहिए बस। अच्छा, सरकार बदलना चाहिए। बंगाल की जनता ने पहले चरण में 90% वोटर टर्नआउट के साथ अपना वर्डिक्ट लॉक कर दिया है। नोट करने वाली बात यह है कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो भी दबी जुबान में बदलाव की ही बात कर रहे हैं, और जो मुखर वोटर्स हैं वो खुलकर मोदी का नाम ले रहे हैं, बीजेपी का नाम ले रहे हैं। और ये सिर्फ 1 या 2 लोकेशन की बात नहीं है, 16 के 16 जिलों में बम्पर वोटिंग हुई है। अलीपुरद्वार में शाम 5 बजे तक 90.41%, बांकुरा में 91.41%, बीरभूम में 93.54%, कूच बिहार में 94.98%, दक्षिण दिनाजपुर में 94.68%, दार्जिलिंग में 88%, जलपाईगुड़ी में 92.93%, झारग्राम में 91.78%, कालिम्पोंग में 82.92%, मालदा में 92.06%, मुर्शिदाबाद में 92.84%, पश्चिम बर्धमान में 89.09%, पश्चिम मेदिनीपुर में 91.75%, पूर्वी मेदिनीपुर में 90.26%, पुरुलिया में 89.41% और उत्तर दिनाजपुर में 92% वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड हुआ। इस रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट ने मोदी का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी जैसी पार्टियों को अभी से डरा दिया है। यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा।
मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो। आज तृणमूल के जंगल राज के विरोध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नॉय अनेक खोलो, और नॉय। बंगाल में एज यूजुअल 80-82% वोट होता है, परसेंटेज वोट होता है, और उसमें जो डेड डिस्प्लेस्ड और डुप्लीकेट ऐसा वाला वोटर था जो नॉन अटेंडिंग वोटर बोल के पहला इलेक्शन में दिखाया गया, द परसेंटेज, तो वो तो खत्म हो गया। मतलब डिनोमिनेटर का हिसाब बदल गया। अभी तो वही होना है, 90-95% होना चाहिए वोट। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। जो लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में, वही लोग आया, वही लोग ही वोट दिया। और बंगाल में वोट होता है एज फेस्टिवल, वोट उत्सव मनाया जाता है। तो इस बार भी दिखा गया 90-95% वोट आएगा। ये 2021 में जो इंडिकेशन था, 2016 में जो इंडिकेशन, 2026 में वही इंडिकेशन है दैट वोट फॉर ममता। देखिए 2011 से 2021 तक जो 3 चुनाव हुआ असेंबली का, हर चुनाव में अगला हिसाब से ज़्यादा सीट मिला, और 26 में 2021 से भी ज़्यादा सीट मिलेगा। ये मुझे लगता है कि ये एसआईआर की एक असर है। ऐसा तो है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके साथ साथ एसआईआर का भी एक असर है इस पे। तो आप खुश हैं इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से करवा रहा है? नहीं, देखिए चुनाव आयोग की 2 पहलू है। एक एसआईआर करने के जो सवाल है उसमें काफी सारे शिकायत, वो हम सब समर्थन नहीं करते, शुरू से ही उनका विरोध हम करते रहते। लेकिन आज की तारीख में जब तक चुनाव देने के लिए जो व्यवस्था किए गए हैं उसमें लोग तो भाग ले सकते हैं, मतलब गुंडागर्दी कम हो रहा है, इसमें अच्छा लगता है। पहले चरण में 90% वोटिंग का मतलब यह है कि 100 में से 90 हिंदू घर से बाहर निकला और उसने अपना मतदान किया। और बूथ बूथ से जो रिपोर्ट आ रही है, वोटर्स का जैसा रिएक्शन आ रहा है, उससे भी यही संकेत मिल रहे हैं कि पहले चरण में मोदी दीदी पर भारी पड़ गए हैं। सरकार चेंज होने के लिए तो अच्छा होगा। उन्नयन হবে। मोदी দিচ্ছে চাল ডাল দিচ্ছে, ওটা খাচ্ছি টুকটাক, সঙ্গে চাল ডাল দিয়ে রায়। হ্যাঁ, ওই যে রেশনের পাচ্ছি ওটুকু চলে যাচ্ছি দাদা, মোদি দিচ্ছে ওটাই খাচ্ছি। तो इस बार क्या लग रहा है? এই তো মোদি আসলে ভালো হবে। হ্যাঁ, ভালো হবে। सरकार पलटाना पड़ेगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। यही चाहते हैं कि सरकार अगर पलट जाए तो शिक्षा बढ़ जाएगा। कौन? शायद सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो हर राज्य में देख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। डबल इंजन चाहिए शायद, सोच लीजिए। कुल मिलाकर ये जो सरकार जो है इसमें आम जनता खुश नहीं है। आम जनता चेंज चाहता है। कैसे खुश होगी? आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का चेंज? हम लोग चाहते हैं कि इधर इंडस्ट्री हो, जो सरकारी नौकरी जो है वो एसएससी जो है। इससे होप है आपको? कौन ला सकता है? हमें तो लगता है चेंज होना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के ऊपर हम लोगों का उम्मीद है। तो सरकार से खपा तो हूँ, लेकिन इतना हूँ सरकार अच्छा नहीं। अब ये बताओ कि क्या बंगाल का माहौल आप कैसा देखते हो कि बंगाल किस दिशा में है? अभी ठीक ठाक नहीं है।
सभी गुंडागर्दी, कोई नौकरी नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है। अभी क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या चाहते हैं? परिवर्तन तो करना पड़ेगा, ठीक है, परिवर्तन करना पड़ेगा। दीदी परिवर्तन चाहिए या दीदी चाहिए? परिवर्तन चाहिए मुझे। ममता दीदी कि अच्छे नहीं लगते। और मोदी जी, बीजेपी? बीजेपी अच्छी है। अब अगर कोई अच्छा काम करेगा तभी तो भरोसा होगा, कोई तो करता नहीं अच्छा से काम, तो किस पर भरोसा होगा? अब बीजेपी आएगा, बीजेपी अगर करेगा तो भरोसा होगा। टीएमसी का तो सब गुंडा राज चल रहा है। যে পরিস্থিতি চলছে তাতে সব রকম ভাবে অসুবিধায় পড়ছি এবং এর জন্য একটা পরিবর্তনের দরকার আছে। তারা একটা নির্দিষ্টভাবে পরিবর্তনের দিকেই যাওয়াটা উচিত। मुद्दा तो उन्नयन चाहिए जो अभी तक रुका हुआ है, और जो अभी तक पीड़ा आदमी लोग सह रहा है नौकरी का, वो भी चाहिए। बदलाव तो चाहिए ही। बीजेपी अच्छा है। बताइए जरा सा। वो बीजेपी बीजेपी, अच्छा, चेंज करना है। दीदी से क्या नाराजगी? वो तो परिवर्तन हो रहा है कि कंटिन्यूटी रहेगी? परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है। तो क्या बीजेपी 90% वोटर टर्नआउट के दम पर 100 का आंकड़ा फर्स्ट फेज में ही पार कर गई है? क्या 152 में से 90% सीटें यानी 137 सीट बीजेपी ही जीतने जा रही है? अमित शाह ने बंगाल के इलेक्शन वॉर रूम में बैठकर क्या अनुमान लगाया है? शुभेंदु अधिकारी ने ग्राउंड जीरो के माहौल को देखकर अपना कौन सा आकलन बताया है, अब ये आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। प्रथम चरण का मतदान लगभग हो चुका है और ये मेरा पूरे बंगाल में 30वां कार्यक्रम है। चुनाव का परिणाम बालागढ़ वालों जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, चुनाव का परिणाम जानना है? तुम मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनने जा रही है। 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा अभी तक आया, 90 पार कर रहा है। क्या सिग्नल है ये? खड़ा है यहाँ 90% हो गया है। क्या सिग्नल माना जाए 152 सीटों पर? क्या सिग्नल माना जाए इस हाई परसेंटेज? 125 उम्मीद है। 125 सीटें आउट ऑफ 152। मुस्लिम वोटर्स में कंसोलिडेशन दिखा। रेजीनगर में हुमायूं कबीर को दौड़ाया गया, बहरामपुर में भी कोई विभाजन नहीं दिखाई दिया, मुस्लिम कंसोलिडेटेड दिखाई दिए। क्या सनातनी वोटर भी आपके लिए कंसोलिडेटेड हैं? हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर। मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। 29 को 100% कर देगा। देखिए, जो पीसफुल जो वोटिंग, चुनाव कमीशन को पहले ही धन्यवाद। जिस प्रकार उन्होंने शांतिपूर्ण वातावरण बनाया, लोगों को हिम्मत मिली। काफ़ी साल से बंगाल के लोग निडर होकर वोट नहीं कर पा रहे थे। पहली बार मन खोल करके, दिल खोल कर लोगों ने वोटिंग की।
मैं एक बूथ में गया, अभी 93% से ऊपर पोलिंग हो चुका था। और पहले क्या था, ये जो फर्जी वोटर, और जैसे कि मैं खड़गपुर में 25% से ज़्यादा फॉल्स वोटर था, इसका हिसाब में ही गड़बड़ा जाता था, वोटिंग होता नहीं था, कुछ फॉल्स वोटिंग होता था, इसलिए डाउन हो जाता था। बिलो 60% होता था, यहाँ भी लगभग 90% हो गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट लोकतंत्र के लिए। दूसरा ये है परिवर्तन का वोटिंग। चुनाव हो रहा है इस बार परिवर्तन का स्लोगन पर। प्रधानमंत्री ने स्लोगन लगाया, पालटाना दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। लोगों ने उसको स्वीकार किया और निशब्द आकर के चुपचाप साइलेंट वोटिंग किया। 90% वोटर टर्नआउट से बीजेपी का कैंप गदगद है। दीदी के कैंप में अभी से पैनिक है और मोदी की हावड़ा वाले रोड शो की तस्वीरें और उसमें उमड़ी भीड़ दूसरे चरण से पहले टीएमसी को और भी डरा रही है, और इस डर की एक वजह पहले चरण की वोटिंग में ही छिपी है। फर्स्ट फेज में बंगाल की 152 में से 85 सीटों पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी हिंदू वोटर इस बार खुलकर बीजेपी के खेमे में आ गया है, और यह बात खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं। अब अगर यही पैटर्न दूसरे फेज की 142 सीटों पर दिखा, अगर हिंदू वोटर्स ने सेकंड फेज में भी बम्पर मतदान किया, तो 4 मई को दीदी की सरकार खतरे में पड़ सकती है। देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, पिछले इलेक्शन में 55% से ज़्यादा हिंदू वोट हमारे साथ थे। उसको और 10% बढ़ाना है। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा पोलिंग इस बार बीजेपी के पक्ष में हुआ है, क्योंकि हिंदू डर डर के जी रहे हैं बंगाल में। आपको मालूम होगा, ये जो वाकफ बोर्ड वाला कानून पारित हुआ, उससे बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई। उस हिंसा के कारण मुर्शिदाबाद के हिंदू को पलायन करना पड़ा गंगा पार करके मालदा में। जो बेचारे बांग्लादेश से भाग के आए थे धर्म और प्राण बचाने के लिए, आज उनको बंगाल में एक जिला से दूसरा जिला भटकना पड़ रहा है। कोई सिक्योरिटी नहीं है। मंदिर फूंक दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, मूर्ति तोड़ दिया गया, हिंदू का प्रॉपर्टी दुकान में आग लगाया गया। ये बांग्लादेश में जिस प्रकार घटना हमने देखा है साल 1.5 साल, यहाँ भी वही घटना हो रही है। तो हिंदू आज बहुत चिंतित है, डरे हुए हैं। उन लोगों ने इसीलिए परिवर्तन का वोटिंग किया। पहले फेज के बाद अब मोदी का पूरा फोकस सेकंड फेज पर है, और ये बीजेपी के लिए कहीं ज्यादा टफ फेज है, क्योंकि मोदी को उस टर्फ पर जाकर खेलना है, ममता को चुनौती देना है, जिस पर दीदी को हराना इतना भी आसान नहीं है। इसीलिए 29 अप्रैल के दूसरे चरण में बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि ममता सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है उसे वोट में बदला जाए, लेकिन सेकंड फेज में अलग अलग तरह के वोटरों वाले इलाकों में मुकाबला आसान नहीं है। दूसरे चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी हाई वोल्टेज और कड़ी टक्कर होने जा रही है। सेकंड फेज में ऐसे कई इलाके शामिल हैं जहां वोटर टर्नआउट और उसे प्रभावित करने वाले मुद्दे काफी असर डालते हैं, लेकिन मोदी और उनकी टीम ने अभी से उन 142 सीटों के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी है, और दूसरे फेज में भी बीजेपी टीएमसी के सिंडिकेट सिस्टम, गुंडों वाली पॉलिटिक्स और जंगल राज को आधार बनाकर ही वोटर्स को अपनी ओर खींचने की तैयारी कर रही है। मोदी और शाह ने तो 23 अप्रैल को ही 29 अप्रैल और उसके बाद टीएमसी की 4 मई वाली एक्सपायरी डेट रिलीज कर दी है। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा, और काटमानिर खेला चोलबेना, काटमानिर खेला माफिया देर मेला। मैं आज दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, 29 तारीख को एक भी मतदाता को उंगली भी लगाई तो आपकी जगह बंगाल की खाड़ी में होगी, बंगाल की खाड़ी में।
चुनाव आयोग ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। अब सवाल यह है कि बीजेपी 4 मई के लिए कौन सा टारगेट लेकर चल रही है। 90% वोटर टर्नआउट को बीजेपी अपनी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है, टीएमसी अपनी तरह से प्रोजेक्ट कर रही है। दोनों पार्टियां उसमें अपना वोट बढ़ता देख रही हैं। ईवीएम में क्या नतीजे लॉक हुए हैं, 29 अप्रैल को राउंड 2 में क्या होगा और उसके बाद 4 मई को क्या नतीजे आएंगे, इसके लिए अभी 11 दिनों का इंतजार करना होगा। खाड़ी में खलबली फिर से तेज हो गई है। ट्रंप ने अपनी नेवी को ईरानी जहाजों के लिए शूट एंड किल का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में कोई भी माइंस नहीं बचनी चाहिए। वहीं ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में एक बड़े जहाज पर कब्जा कर लिया है। IRGC कमांडो के इस एक्शन का वीडियो भी जारी कर दिया गया है। उधर इस्लामाबाद में अभी भी ईरान का इंतजार है, लेकिन ईरान में कोई बात हो रही है तो सिर्फ मुनीर के डबल गेम पर। ये रिपोर्ट देखिए। कोयले की दलाली में मुनीर का मुंह काला। मैंने बहुत अर्सा पहले कह दिया था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो कोयलों की दलाली में हमारा सिर्फ मुंह काला होगा, और अब शायद थोड़ा थोड़ा मुंह काला होना शुरू हो गया। मुनीर का डबल गेम ईरान ने पकड़ लिया। ईरान ने डाउट किया पाकिस्तान पर, शक किया कि भाई आप ये क्यों करवा रहे हैं ये वाली टॉक्स। वो इसलिए कि ईरान ये समझता है शायद कि जो पाकिस्तान का टिल्ट है वो अमेरिका की तरफ है। वो अब खुलकर ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है मीडिएशन में, उसका टिल्ट अमेरिका की तरफ है। ईरान दूसरी जानिब ये समझता है कि पाकिस्तान उसके साथ मुखलिस नहीं है। बात के नाम पर मुनीर ने सिर्फ चीट किया। ये सिर्फ जाके एक बात बताते हैं जी कि हमने भी गुलामी किया, तुम भी कर लो। तो ये शक के बीज यहां से होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ये बढ़ते गए और अब ईरान एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अब ईरान ने जो अगला बटन दबा दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। और पाकिस्तान में तो मुज़ाकरात की उम्मीद में वो शेर पड़ा जा रहा है कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ईरान वालों रहम करो। इस्लामाबाद में धोखा खाए ईरान ने एकदम से भन्नाटेदार रिएक्शन दिया है। ईरान ने बॉर्डर पर करीब दर्जन भर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दिया है। और उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में एक शिप को भी दबोच लिया है। ये शिप बिना इजाजत हॉर्मुज को पार करने की कोशिश में था। IRGC कमांडोज की ये कार्रवाई कैमरे पर रिकॉर्ड भी की गई और इंटरनेट पर जारी भी कर दी गई। अमेरिका ने ईरान के 2 जहाज पकड़े थे तो ईरान ने जवाब इस तरह दिया। लेकिन ईरान का एक और जवाब सुर्खियों में आ चुका है और ये जवाब है आसिम मुनीर को। ईरानी चैनल की ये क्लिप गौर से सुनिए। ما هنوز پاسخی رو دریافت نکردیم که آیا این متن میتونه باشه. اصلا کنم مطابق روایت داشتیم آسم منیر آمده تهران. ईरानी टीवी पर बहस चल रही है और इस बहस में जनरल मुनीर का नाम खुल कर लिया जा रहा है। साफ साफ कहा जा रहा है कि मुनीर ने ईरान को धोखा दिया, मुनीर ने डबल गेम किया। वो अब खुलकर ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है मीडिएशन में, उसका टिल्ट अमेरिका की तरफ है। ईरान दूसरी जानिब ये समझता है कि पाकिस्तान उसके साथ मुखलिस नहीं है। ये बात पहले भी ईरान की तरफ से की जा चुकी थी कि पाकिस्तान बतौर अमेरिका के एलची के इस पूरे प्रोसेस में शामिल हो रहा है। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो एक फैसिलिटेटर या मीडिएटर के लिए मुनासिब नहीं है। ईरान की तरफ से मैंने आपको बताया काफ़ी नाराज़गी है कि जो हमने प्रपोजल्स दिए वो भी जो फाइनल हमारा एक वो कहते हैं कि MOU ड्राफ्ट होने वाला था उसके अंदर भी शामिल नहीं थे। हमें ये बताया गया, हमें नेगोशिएशन के मेज़ पर इस तरह से लाया गया कि ये तमाम चीज़ें वहाँ पे इसका हिस्सा होंगी और बाद में वो चीज़ें नहीं थी। तो ये वो डिस्ट्रस्ट है जो डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ईरानियंस जो हैं वो अब इस्लामाबाद आने से माजरत कर रहे हैं। जो इनएक्सपीरियंस लोग इन दी आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी,
इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, और फिर उसके ऊपर उनकी कह लीजिए कि बेहयाई की इंतहा है कि वो किसी फॉरेन ऑफिस के जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं उनको इस प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं कर रहे। इस वक्त डिप्लोमेसी जो है वो जर्नैल कर रहे हैं। ईरान को दूसरे राउंड की बातचीत में शामिल होने को मनाने के लिए मुनीर 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक ईरान में ही डेरा डाले हुए था। खेल यहीं पर हुआ। मुनीर बार बार ईरान पर इस्लामाबाद आने के लिए जोर डाल रहा था। इस पर ईरान ने मुनीर से सीधे सवाल किया कि आपकी इस बातचीत में क्या दिलचस्पी है, आपका मकसद क्या है और आप इस बातचीत से चाहते क्या हैं? आपको पता है कि वहाँ के जनरल मुनीर जो है वो वहाँ पर गए थे ईरान में इन टॉक्स के लिए, और उसकी वीडियोस भी चलती रही थी, काफ़ी क्लिप्स भी वायरल होते रहे। ईरान की जो टीम थी जो कि टॉक्स कर रही थी, जो डायलॉग कर रही थी मीडिएटर्स के साथ, उन्होंने मीडिएटर्स को यानी पाकिस्तानी टीम को बहुत टफ टाइम दिया, और उन्होंने ये कहा कि आपका क्या मकसद है, ये यानी अंदर खाने आप क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए ईरानियों के लिए, यानी ईरान के मुताबिक पाकिस्तान ने डाउट्स क्रिएट किए, लेकिन ईरान ने डाउट किया पाकिस्तान पर, शक किया कि भाई आप ये क्यों करवा रहे हैं ये वाली टॉक्स। वो इसलिए कि ईरान ये समझता है शायद कि जो पाकिस्तान का टिल्ट है वो अमेरिका की तरफ है। बार बार सदर ट्रंप की तरफ से तारीफ़ की जाती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की। बार बार वो कहते हैं, वो तो हर दूसरे दिन ट्वीट करते रहते हैं, कोई स्पीच कर रहे हो, कोई कहीं पर ब्रीफ कर रहे हो किसी को, तो वो ये बात ज़रूर करते हैं कि जी माई फेवरेट। तो दुश्मन अगर आपकी तारीफ़ करेगा तो जो टीम है ईरान की वो तो यही कहेगी कि भाई आप, हमारा दुश्मन तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, इसका मतलब है तुम तो उनके साथ ही हो। दरअसल शक के बीज तो पहले राउंड की बातचीत में ही पड़ गए थे, जब ईरान ने बातचीत से पहले अपना 10 पॉइंट का एजेंडा पाकिस्तान को सौंपा था। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो ये एजेंडा चर्चा से ही गायब था और सिर्फ अमेरिकी शर्तों की बात ही की जा रही थी। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ ईरान को राजी करने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की सारी बातें मान लो। पाकिस्तान ने अभी तक एक बार भी कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि वो अपना कोई नया आइडिया लेकर आए इस मामले को सुलझाने का। ये सिर्फ जाके एक बात बताते हैं जी कि हमने भी गुलामी किया, तुम भी कर लो, ये उनकी शरायतें मान लो, अच्छा यूं कर लोगे तो तुम्हें ये पैसा मिल जाएगा, थोड़ी सी पाबंदियां हट जाएंगी, लेकिन मान लो, माननी तो अमेरिका की पड़ेगी। अब फाइनेंशियल टाइम्स भी यही लिख रहा है। अगर वाकई पाकिस्तान मीडिएटर होता तो पाकिस्तान अपने प्रपोजल देता जी कि हम न्यूट्रल हैं, हम समझते हैं अमेरिका की ये बात ठीक है, ईरान की ये बात ठीक है, आप दोनों इस पे तय करें। नहीं किया, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो ये शक के बीज यहां से होना शुरू हुए और फिर उसके बाद ये बढ़ते गए और अब ईरान एतबार करने के लिए तैयार नहीं है जर्नैलों पर। असल चीज यह कि एतमाद जरूरी है जो नहीं है, पहले दिन से हम कह रहे हैं। अब मैं समझता हूं कि आसिम मुनीर से बेहतर नवाज शरीफ कर सकता था मुज़ाकरात, आसिम मुनीर से बेहतर तो शहबाज शरीफ भी कर सकता था मुज़ाकरात, लेकिन वो खुद लीड ले रहा है, खुद आगे जा रहा है, हर किसी को फोन खुद खड़का देता है, हर किसी से रब्ता खुद करता है। ईरान में फॉरेन मिनिस्टर को भेजने के बजाय भागा भागा खुद पहुंच जाता है। मुनीर का डबल गेम पहले भी ढका छिपा नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। ट्रंप के लंच की कीमत मुनीर ने ईरान का सौदा करके चुकाई है। मैंने बहुत अर्सा पहले कह दिया था कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो कोयलों की दलाली में हमारा सिर्फ मुंह काला होगा, और अब शायद थोड़ा थोड़ा मुंह काला होना शुरू हो गया। आसिम मुनीर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है, ये शहबाज बीमार बकरी और जोकर की बर्बादी का सामान निकलने वाला है। पाकिस्तान के डबल गेम और अमेरिकी ट्रैप के बीच ईरान ने एक ऐसा एक्शन भी दिखाया है जिससे जनरल मुनीर सन्न हो गया है। ईरान के सिस्तान बलोचिस्तान इलाके में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे जैश-ए-अदल के करीब 1 दर्जन आतंकियों को ईरान ने मार गिराया। कहा जा रहा है कि जैश-ए-अदल की आड़ में ये घुसपैठिए ISI के लोग थे जो ईरान में किसी खास मकसद से घुसने की कोशिश में थे। ईरानी न्यूज एजेंसी ने इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल जारी की है।
बात वही हो जाती है, भारत हमें क्या कहता है कि जी आपने टेररिज्म रोकनी है। जाहिर है अगर आप लोग इस तरह की लोगों को पालते रहेंगे तो वो चीज तो आपको खुद भी नुकसान पहुंचाएगी। ऐसा तो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था, वो मेडिसिन जो हम दूसरे को खिला रहे हैं वो मेडिसिन हम खुद क्यों नहीं खा लेते भाई? अगर हमारे भी तो 10 जगह पे झगड़े चल रहे हैं, हम जाकर ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर को तो रोक रहे हैं, उनके साथ उनके रिलेशंस को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा अपना हाल ये है कि हमारा एक पड़ोसी भारत वो भी हमसे नाराज है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है वो भी हमसे नाराज है। अफगानिस्तान की तरफ से भी जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, हम अपने खुद के इश्यूज तो हम सॉल्व कर नहीं पा रहे और हम जाकर ईरान को और कहा जा रहा है कि जी अमेरिका और ईरान की बातचीत करवा रहे हैं और यहाँ पर इवेंट पेवेंट रखा जा रहा है, डायलॉग पे डायलॉग कराने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप का चहेता बनने के चक्कर में मुनीर ने बड़ा पंगा ले लिया है। पड़ोसी ईरान के साथ धोखेबाजी करके ईरान को प्लेट में सजाकर ट्रंप को सौंपने की कोशिश मुनीर को बहुत उल्टी पड़ी है। ईरान ने ट्रंप का साथ देने वाले गल्फ के किसी देश को नहीं छोड़ा। लुका छिपा पाकिस्तान ही अब तक बचा था, लेकिन अब उसका नंबर भी आ ही गया। खबरों के मुताबिक, ईरान के मीडिया के मुताबिक या फिर पाकिस्तान में भी कुछ लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि ईरान नाराज नजर आ रहा है पाकिस्तान से और ईरान का ये कहना है कि शायद पाकिस्तान नाकाम हो चुका है, पाकिस्तान फेल हो चुका है अमेरिका को मनाने में या अमेरिका को कन्विंस करने में ईरान अमेरिका पीस टॉक को लेकर। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों यूज हो रहा है? मतलब अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है इस जंग में और अपनी फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान को यूज कर रहा है और ये डायलॉग और या ये रास्ता अपना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं इस जंग का आगाज करके। वो जो अपने मकासद हैं, सियासी मकासद, वो हासिल कर ही नहीं पा रहे ईरान में, लिहाजा वो पाकिस्तान को काफ़ी दफ़ा पीछे बैकडोर से ये कहते रहते हैं कि आप ईरान को इंगेज करें और उनको डायलॉग की टेबल पर लेके आएँ।